सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बाद जो डेफिनेशंस हैं वो करेंगे, प्लस इस डेफिनेशन से रिलेटेड रिलेवेंट डेट है कि किस डेट को रेट लगेगा, किस डेट का वैल्यूएशन होगा। तो ये दो चीजें करेंगे, लेकिन वील स्टार्ट विद डेफिनेशंस। और हमने डेफिनेशंस को कई पार्ट में डिवाइड किया और ये सारे डेफिनेशन कुछ ना कुछ आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला है डेफिनेशंस रिलेटिंग टू इंडिया। तो मैं यहाँ पर एक कुछ मैंने चार्ट बनाया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब इंडिया का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कैसे स्टार्ट हो रहा है जरा देखेंगे आप। इंडिया इंक्लूड्स, इसका मतलब अगर इंक्लूड्स लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कहीं ना कहीं और कोई जगह देखनी पड़ेगी जहां पर इंडिया ऑलरेडी डिफाइंड है। दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट इज बाय वे ऑफ एग्जांपल कि इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया है ही, प्लस उसके अलावा और क्या है। तो उसके अलावा हमें आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कंप्राइजेस ऑफ इंडिया, यानी कि जितना भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज ऑल इंडिया। करेक्ट है? इसके अलावा ये तो इंडिया है ही, इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल, यानी कि यहां तक कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल, दिस इज ऑल्सो इंडिया, दिस इज ऑल्सो इंडिया। करेक्ट है? अब एक बात बताइए, अगर कोई शिप यहां पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दिस शिप इज इन हाई सीज। इसको हम लोग इंटरनेशनल वाटर भी बोलते हैं। सही बात है या नहीं है? हर्षद पूछ रहा है, मैं उस वहां तक जाना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने बात उठा दी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड सॉरी चीन ऑक्युपाइड सम पोर्शन ऑफ अक्साई चीन, दे आर ऑल ऑल्सो इंडिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दे आर इंडिया, दो दे आर ऑक्युपाइड बाय देम, बट दे आर इंडिया। करेक्ट है? तो बताइए, अगर कोई शिप यहां आता है तो ये अगर इंटरनेशनल वाटर हाई सीज है, उसको कोई कंट्री रोक सकती है? तो जितने भी वॉर शिप्स हैं वो सब इंटरनेशनल वाटर पे ही होते हैं, until unless that country allows them to in their water। सही बात। दूसरी बात, ये जो आप एरिया देख रहे हैं 200 नॉटिकल माइल तक, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं। ये भी कोस्ट लाइन से। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यहां पर अगर कोई गैस है, ऑयल है, तो वो इंडिया का माना जाएगा। अब देखिए, अंडमान का इतना छोटा सा पोर्शन हम लोग का है, लेकिन इसके कारण सी का इतना भाग हमारा हो गया। सही बात। और 200 नॉटिकल माइल हर एक जगह जरूरी नहीं हो, जैसे श्रीलंका के साथ कम है। यहाँ पर यहाँ से रामेश्वरम से श्रीलंका कितना किलोमीटर होगा? 26 या 30 किलोमीटर होगा। तो ऑब्वियसली कुछ पार्ट इंडिया का हो गया, कुछ पार्ट श्रीलंका का हो गया। और यहाँ कोई इमेजिनरी लाइन तो दौड़ती नहीं है कि ये इंडिया क्रॉस कर पाकिस्तान के वाटर में क्रॉस कर गए। जैसे यहाँ से आप क्रॉस कर जाएंगे इस लाइन को तो ये पाकिस्तान के वाटर है। अब मछुआरे क्या करते हैं, गलती से यहाँ आ जाते हैं तो पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं, अगर पाकिस्तान वाले इधर आ जाते हैं तो इंडियंस पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे नेवी लोग भी घूमते हैं, नेवी। दूसरी बात, एक्ट को अमेंड किया गया 2018 में।
एक और कॉन्सेप्ट था इंडियन कस्टम वाटर, यानी कस्टम ऑफिसर कहां तक घूमेंगे, तो वो कस्टम ऑफिसर 24 नॉटिकल माइल्स तक घूमते थे, 24 नॉटिकल माइल्स। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड दिस इंडियन कस्टम वाटर टू 200 नॉटिकल माइल, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक नेवी वाले भी होंगे और कस्टम वाले भी होंगे, दोनों का ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव अलग है। अब ये कस्टम वाले किसी भी शिप में बोर्ड कर सकते हैं, हाँ या ना? करेक्ट है। तो वो अब 200 नॉटिकल माइल तक यहां, तो अगर कोई भी शिप इस 200 नॉटिकल माइल के इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करता है यहां पर, और वो बेसिकली वो कहां पहुंचना चाह रहा है, इस रूट तक पहुंचना चाह रहा है, यानी कि मान लीजिए कोची का पोर्ट है, यहां तक पहुंचना चाह रहा है। इनके रूट्स डिफाइंड होंगे या नहीं होंगे, बताइए तो। इनके रूट्स डिफाइंड होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना? डेफिनेटली है। तो अगर ये रूट से हटके जाता है तो कस्टम ऑफिसर को, राजू जी डिफाइंड है, मैं अभी पढ़ूंगा आपके साथ। तो कस्टम ऑफिसर इसको पकड़ लेगा, बोर्ड कर लेगा, पूछेगा कहां जा रहे हो। करेक्ट है। कॉन्फिस्केशन ये सब अलग करेगा, वो अगर बाकी कार्रवाई करना है तो वो करेगा। तो रूट्स आर डिफाइंड, पोर्ट्स आर डिफाइंड। अगर इसके पास अराइवल मैनिफेस्ट को देखने से पता लग जाएगा किस पोर्ट पे जाना है इसको, और इनफैक्ट यहां से डिपार्चर करने से पहले अराइवल मैनिफेस्ट उसको आइस गेट में वो फाइल कर चुका होगा। अब ये जब कस्टम वाटर में कस्टम ऑफिसर घूम रहे होंगे तो ये अराइवल मैनिफेस्ट लेके घूम रहे होंगे कि कौन सी शिप कहां पर एग्जैक्टली होनी चाहिए, इनको पूरा पता होगा, हाँ या ना? और कोई भी अगर शिप इधर उधर पाया जाता है अपने रूट से अलग, या अपने पोर्ट से अलग जाने की कोशिश करता है, which is not as per arrival manifest, then proper it will be treated as non-compliances and action shall be taken. Yes or no? Now इसको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है एंट्री इनवर्ड्स का। व्हाट इज एंट्री इनवर्ड्स? परमिशन टू अनलोड द कार्गो, और अराइवल ऑफ वेसल से पहले करेगा। तो इनफैक्ट अगर वो यहां पर है, इस जगह पर है, तब भी कर सकता है 200 नॉटिकल माइल पे, क्योंकि इसको एक दिन लगेगा पहुंचने में। तो हमारे पास इंटरनल जानकारी नहीं है कि एंट्री इनवर्ड्स की परमिशन वो कब फाइल करता है, अप्लाई कब करता है, 12 नॉटिकल माइल के बाहर करता है या 200 नॉटिकल माइल के बाहर करता है। दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी आएगी। सही बात। नाउ लेट अस सी एक्सपोर्ट कब होता है। रुकिए, at what point export is complete? Let us see this question. तो हम लोग 200 क्वेश्चन कर रहे होंगे। At what point export starts and when it gets completed? करेक्ट है। ये पूरा सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट यू फाइल शिपिंग बिल, after you file the shipping bill you identify the goods and seal it। या तो सीलिंग आपके फैक्ट्री में हो जाएगी या कस्टम्स एरिया में हो जाएगी, हाँ या ना? मुझे एक बात बताइए, शिपिंग बिल फाइल करते ही क्या जो गुड्स अनपैक्ड कंडीशन में है, क्या आप कहेंगे दैट आर एक्सपोर्ट गुड्स?
बताइए, शिपिंग बिल फाइल करते ही आपने कहा कि हम 1000 टीवी एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, या 1000 केजी कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे, रुई, लेकिन अभी पैक नहीं हुआ, सील नहीं हुआ, क्या आप कह सकते हैं कि दीज आर एक्सपोर्ट गुड्स बट यू हैव फाइल्ड द शिपिंग बिल? यस और नो? नो। कब कह सकते हैं? व्हेन दे आर पैक्ड एंड सील्ड, तभी तो कह पाएंगे। तो दे आर पैक्ड एंड सील्ड, अब एग्जामिनेशन हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा। मतलब जब प्रॉपर ऑफिसर आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो गुड्स कहां पड़े हुए हैं? गुड्स कहां पड़े हुए हैं? कस्टम्स एरिया में। ये गुड्स आपके हाथ से निकल चुके हैं, हाँ या ना? अब किसके कंट्रोल में है? प्रॉपर ऑफिसर कस्टम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। अब एंट्री आउटवर्ड्स ग्रांट कर देगा। एंट्री आउटवर्ड्स क्या होता है? एंट्री आउटवर्ड्स क्या होता है? परमिशन टू लोड द कार्गो। लोडिंग हो जाएगी, शिपिंग बिल के बेसिस पे डिपार्चर मैनिफेस्ट बन जाएगा। ये डिपार्चर मैनिफेस्ट कस्टम डिपार्टमेंट को दे देगा और कस्टम डिपार्टमेंट इस डिपार्चर मैनिफेस्ट के बेसिस पे डिपार्चर परमिशन दे देगा। करेक्ट है? नाउ द सेलिंग विल स्टार्ट। On the specified route, first it will cross 12 nautical mile, then it will cross 200 nautical mile. Now the question is, at what point export gets completed? At what time export gets completed? 12 nautical mile or 200 nautical mile? India is only 12 nautical mile. Now, let us see the definition. India includes the territorial water of India. Now, what is this Indian customs water? Indian custom water means the waters extending into the sea up to the limit of exclusive economic zone अंडर सेक्शन 7। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां डिफाइंड है? ये इतना बड़ा एक्ट है, ये एक्ट ही बहुत बड़ा है। टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 2076 1976। ये इतना बड़ा एक्ट है। एंड इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। नाउ टेल मी, 200 या 12? 200 होगा। 200। तो हम लोग वापस आते हैं और इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं समझ में आया। मुझे कभी कभी लगता है मैं 12 नॉटिकल माइल बोलूं, बिकॉज इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल। और ये इंडियन कस्टम वाटर इसलिए बनाया गया अप टू 200 नॉटिकल माइल टू सी वेदर एनी रूट्स आर नॉट कंप्लाइड विथ, या अराइवल मैनिफेस्ट से किसी और पोर्ट में नहीं जा रहा है, इसलिए बनाया गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितने भी जगह हम लोग बात करते हैं, दे ऑल से इट इज 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोई इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये इंडिया का वाटर है, तो इससे 200 नॉटिकल माइल। नो, इट नेवर वाज इंक्लूडेड। इंडिया का डेफिनेशन में ईजेड इंक्लूडेड व्हेन यू
स्टडी इनकम टैक्स एक्ट, वहां पर इंडिया के डेफिनेशन में EEZ है, और GST के डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे वहां भी इंडिया के डेफिनेशन में इट इंक्लूड्स EEZ। लेकिन यहाँ कस्टम्स में यू राइटली अपर्णा, आपने सही कहा कि मैं यहाँ पर इंडिया का डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट और इंडिया का डेफिनेशन एज पर GST, मैं दोनों यहाँ पर पुट करूंगा सो दैट वी कैन मेक आउट द डिफरेंस। सही बात है। तो वहां पर जब आप इनकम टैक्स और GST के डेफिनेशन में देखेंगे तो वहां दे हैव इंक्लूडेड EEZ एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट नॉट हियर, यहां नहीं। And territorial waters means 12 nautical mile only. It does not mean 200 nautical mile. So let us again come here. Now the question is, when does export come? First, when export starts? When export starts? Export start कब होगा? Raju is saying departure manifest. यहाँ ये this is the starting point. Anyone else? Let export order. Parna is saying anyone else? This is the starting point. Shipping bill, Karthik is saying. So this is the correct position. Export starts as soon as you file the shipping bill. यहाँ से export start होता है। Complete कब होगा? Complete कब होगा? Export start कब होगा हर्षद? At the time of filing of shipping bill. Now when it will get completed? When it crosses 200 nautical mile. 12 nautical mile छोड़ देते हैं night Karthik. It is when it crosses 200 nautical mile. Then export gets completed. Export get completed. Correct है। अब मुझे एक बात बताइए, इस गुड्स का डेस्टिनेशन था USA पोर्ट, टू 200 नॉटिकल माइल शिप क्रॉसेस, और यहां पर शिप में एक्सीडेंट हो जाता है और ये डूब जाता है। इज इट एक्सपोर्ट? Is it export? Aparna is saying yes. It does not reach the destination port. Before it reaches the destination port, the ship meets with an accident and it gets drowned. Is it export? Yes or no? Raju is saying no. Harshad is saying no. Yes, it is export. It is export. Since it crossed 200 nautical mile. ये एक्सपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट हो गया तो मुझे शिपिंग बिल्स में कुछ मुझे ड्रॉबैक बेनिफिट्स थे, मुझे रिफंड लेना था, क्या वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस, आई विल गेट। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं आपके साथ एक्सपोर्ट का। डेफिनेशन नायडू, कार्तिक, ये पूरा रूट तो पता लगता है ना, कहाँ जा रही है शिप, कहाँ नहीं जा रही है, और वॉच करने की क्यों जरूरत है? जहां पर डूबेगा वहां पर उसका सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, शिप डूब गया, फॉरेन एक्सचेंज आएगा? अब तो GST में दे चेंज की फॉरेन एक्सचेंज लेके आओगे तभी हम रिफंड देंगे, वरना नहीं देंगे। यस, इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा।
कैन बी क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक या एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस? Aparna is saying yes. So that has to be checked. मतलब frankly speaking, I also don't know कि इंश्योरेंस के बेसिस पे मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बाकी रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. That has to be checked. Now one thing more. एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं आपके साथ. एक्सपोर्ट. यस राजेंद्र. सेक्शन 2 सबसेक्शन 80 में एक्सपोर्ट डिफाइंड है. एक्सपोर्ट विथ इट्स grammatical variations and cognate expressions means taking out of India to a place outside India. क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ लीजिए. सबसे पहले मीन्स है, यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है. कहता है मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया. Now out of India means crossing 200 nautical mile, या taking out of India, इंडिया से to a place outside India, यानी कि outside 200 nautical mile, then it will be treated as export. हाँ या ना? अब मुझे एक बात और बताइए आप. मेरा शिप अंडमान से चला, I cross this 200 nautical mile, I am in international water, again I cross this 200 nautical mile and I reach Chennai port. Is it export? No. Why no? Again let us see the definition. Means taking out of India. Andaman is in India and reaching India, therefore it is not an export. Though for a brief period of time your cargo, your container is in international water, that is out of India, but it is not out of from India to outside India, it is from India to India. Correct, Dinesh? Means so export means export with its grammatical variations and cognate expressions. ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस का बड़ा सिंपल सा मतलब है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब कुछ नहीं चेक करना आपको सिंपली ये चेक करना है. एक्सपोर्ट विद मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया. डेस्टिनेशन नहीं भी पहुंचा देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट. करेक्ट है? आईजीएसटी में सेम डेफिनेशन है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी सेम डेफिनेशन, कोई चेंज नहीं है, वर्ड बाय वर्ड सेम. Tell me, it is a intra-state supply or interstate supply? Interstate supply, section 7 of IGST लिखा हुआ है. section 7 of IGST, subsection याद नहीं है. Now, when exportation starts and complete, exportation starts when exporter presents the shipping bill. Export gets completed when vessel reaches to a place outside India. In international trade, the vessel beyond the territorial waters of a country would be at a place outside the country. If goods are taken to high seas from India and title to the goods passes to the purchaser, then it's said that export has taken place. The fact that ship has brought back to India due to damages in the ship does not affect the position of export. मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ. यहां से शिप चला और यहां पर है. करेक्ट है? यानी इट क्रॉस 200 नॉटिकल माइल. ये पर्सन ए है और यहां पर्सन बी है. बिल ऑफ लीडिंग किसके पास है? बिल ऑफ लीडिंग किसके पास है? ये एक्सपोर्ट है.
मेल कर देगा, अब तो मेल कर देगा, कुरियर क्यों करेगा, मेल करेगा। तो बिल ऑफ लीडिंग इसके पास है। इसका दूसरा नाम क्या है? बिल ऑफ लीडिंग का दूसरा नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसका मतलब जिसके पास ये बिल ऑफ लीडिंग है वही ओनर है। Now goods are in high seas and person B transfers these goods to person C. सप्लाई कर दे रहा है। बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी हुआ? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी हुआ, हाँ या ना? अपर्णा इज सेइंग हाँ, बाकी लोग? कार्तिक इज ऑल्सो सेइंग यस। Let me repeat the question. The goods are being exported by person A to person B. Now, the ship has crossed the 200 nautical mile. After it crosses 200 nautical mile, person B transfers the document of title to the goods to person C, that is bill of lading. Is it export or not? By person B to person C. By person B to person C. देखिए, पर्सन ए टू पर्सन बी तो एक्सपोर्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर्सन बी टू पर्सन सी इज एन एक्सपोर्ट? नो, नीदर। जिनेश जी यस कह रहे हैं आप? पर्सन बी टू पर्सन सी, बी टू सी, बी टू सी इज नॉट एन एक्सपोर्ट। करेक्ट है। जीएसटी लगेगा, जीएसटी। जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। दिस इज हाई सी सेल्स। तो हाई सी सेल्स शेड्यूल 3 नो सप्लाई। और इनफैक्ट पर्सन बी भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, पर्सन सी भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे भी सवाल नहीं उठता। लेकिन पर्सन बी अगर इंडिया में जीएसटी रजिस्टर्ड होता तब भी नहीं लगता, बिकॉज इट इज अगेन हाई सी सेल्स, नो सप्लाई। सही बात। और ये चीज हमने आईजीएसटी में भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, लेकिन कस्टम में हम लोग दोबारा कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी और आ जाए। ना सन इंडस्ट्रीज 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस वक्त इंडिया का मतलब 12 नॉटिकल माइल ही था। उन्होंने बाद में जाके 200 नॉटिकल माइल दे एडेड इट। तो इसीलिए सब जगह आपको टेरिटोरियल वाटर नजर आ रहा होगा। तो आफ्टर एडिशन ऑफ दैट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 nautical mile, we all assume that this Supreme Court cases में जहां जहां टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया यानी 12 nautical mile है, वहां वहां 200 nautical mile हो गया है। We assume that, but right now कोई केस लॉ नहीं है। अब देखिए P1, voyage of vessel from India to outside India, ship and goods destroyed outside territorial water of India, whether export complete, yes or no? Yes. Voyage of vessel from India to outside India, ship and goods destroyed inside territorial water of India, whether export complete, then it is correct है। अच्छा, एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में आपको कहीं भी नजर आ रहा है कि कस्टम एरिया से बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट होगा?
ये तो शिप की बात हो गई, लेकिन आप ये सोचिए लैंड लॉक अटारी बॉर्डर, लैंड से कैसे एक्सपोर्ट होगा? शिपिंग बिल फाइल कर दिया, मुझे पाकिस्तान भेजना है गुड्स, ये बॉर्डर है। व्हेन द गुड्स क्रॉसेस दिस बॉर्डर, आपने अटारी वो कभी गए हैं बॉर्डर? इंडिया वालों ने ये एक बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, फेंस। पाकिस्तान ने 1 मीटर छोड़ के फिर एक फेंस बनाया हुआ है, यानी कि इंडिया यहां खत्म, पाकिस्तान यहां खत्म, इन बीच में जगह अभी भी बची हुई है। ये इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? नो मैंस लैंड, किसी की जगह नहीं है। मूवी का भी नाम है नो मैंस लैंड। तो व्हेन द गुड्स क्रॉसेस दिस पॉइंट इंडिया एंड एंटर्स पाकिस्तान यहां पर, देन वी से दैट द एक्सपोर्ट हैज कंप्लीटेड। सही बात। तो ये जो एरिया है, ये कस्टम्स एरिया है, ये सॉरी लैंड कस्टम स्टेशन है। हाँ या ना? ये उनका लैंड कस्टम स्टेशन है। एयर में क्या होगा? एयर में अब जीएसटी में देखिए और इनकम टैक्स में देखिए, दे हैव डिफाइंड द एयर एयर स्पेस इज आल्सो इन इंडिया। करेक्ट है कि एयर स्पेस किससे ऊपर? इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ऊपर, और 12 नॉटिकल माइल से ऊपर जितना भी स्पेस है वो सारा एयर स्पेस इंडिया है। करेक्ट। then beyond 200 nautical beyond 12 nautical mile and up to 200 nautical mile, या beyond 12 nautical mile के ऊपर जो भी स्पेस है, दैट इज वो स्पेस इंडिया नहीं है। सही बात ना? एयर स्पेस में डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या हम लोग कब क्या मानेंगे कि जब प्लेन उड़ गया तो एक्सपोर्ट कंप्लीट है? या फिर जो एयर स्पेस को जो कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उनके रडार से बाहर हो गया तो है, तो दैट हैज टू बी सीन। मतलब मुझे आइडिया नहीं है। करेक्ट है। चलिए, अच्छा एक चीज और रहेगी या फिर, एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, ये एयरपोर्ट, यहां से आप बोर्डिंग एरिया पे आ गए, यहां पर सारी चेकिंग वुकिंग हो गई आपकी, और यहां पर ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। करेक्ट है। यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, these are the duty free shops and these shops are selling to travelers। उसमें इंडियन सिटीजन भी हैं और फॉरेन सिटीजन भी हैं। ये जो सेल कर रहे हैं इनको, ये अल्टीमेटली बाहर ले जाएंगे गुड्स को। एक्सपोर्ट है या नहीं है? फिर से पूछ रहा हूँ, एक्सपोर्ट है या नहीं है? राजू जी, हर्षद सब यस कह रहे हैं। अच्छा, when does sale completes? डिपार्चर एरिया, इस पे तो हमने जीएसटी में डिस्कशन भी किया था, याद नहीं है जिनेश जी आपको? दिस इज नॉट एन एक्सपोर्ट, नो एक्सपोर्ट।
इस पे तो हम लोग रिफंड दे रहे थे, याद है? इसमें रिफंड का एक रूल 95B था या क्या था? हाँ, और ये कौन सा शिपिंग बिल फाइल कर रहा है? जो शॉपकीपर है, कोई शिपिंग बिल फाइल कर रहा है? इट इज ए सेल इनसाइड इंडिया, सेल्स कंप्लीट, इट इज अ नॉर्मल सेल। इंट्रा स्टेट, सही बात। और इस पे पूरा रिफंड है जीएसटी का, तो इसको कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट्स का इंसेंटिव ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल सकता, जीएसटी का रिफंड जरूर क्लेम कर लेगा। रिटेल आउटलेट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करेक्ट। तो इसके लिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट है ही नहीं, जब एक्सपोर्ट है ही नहीं तो इनको जीरो रेटेड सप्लाई के बेसिस पे रिफंड तो मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए इनके लिए एक अलग से रूल बना दिया गया कि आप चलिए रिफंड तो लीजिए जीएसटी का, स्पेसिफाइड गुड, जो गुड्स खरीदेंगे वही सेल किया, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो सारी कहानियां हैं, सही बात। अब वापस आते हैं। तो गुड्स आर सेड टू बी एक्सपोर्टेड ओनली व्हेन दे क्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Goods cannot be said to be exported merely on crossing the customs frontier of India, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में। When goods are exported by air, the exports will be completed only when goods cross the airspace limits of the territory or the territorial waters of India. Outlets are located at the security hold area of international airports, which is not outside India but is within the territory of India. अच्छा, इससे मुझे अब समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है। जब प्लेन उड़ेगा और प्लेन उड़ने के बाद दिल्ली दिल्ली से उड़ा, वो यहीं है, ये इंडिया है। जब वो 12 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल क्रॉस कर जाएगा, देन विल से दैट द एक्सपोर्ट इज कंप्लीटेड, चाहे वो कितना ही ऊंचा उड़ रहा हो। सही बात। और ऐसा कोई केस हमें मिला नहीं है कि यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ गया, उसको जाना है सिंगापुर, लेकिन यहाँ पर आके वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता, तब क्या होगा? इंडिया से चला, इंडिया में ही डिस्ट्रॉय हो गया, तब क्या होगा? दो हिज डेस्टिनेशन वाज आउटसाइड इंडिया। शिप के केस में भी यही कह सकते हैं कि ये शिप यहाँ से चला, इसको जाना है श्रीलंका, लेकिन इट विल क्रॉस दिस। वैसा होगा नहीं, ऐसा रूट तो होगा नहीं कि ऐसे रूट वो इंडियन वाटर्स को क्रॉस कर, श्रीलंका जाना तो डायरेक्ट चला जाएगा। खैर, हाँ, बांग्लादेश तो ये चला जाएगा। हाँ, करेक्ट, स्ट्रिक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी एक्सपोर्ट, नुकसान बहुत होगा जो एक्सपोर्ट कर रहा होगा। Hence, the applicant is not taking goods out of India and the supply cannot be treated as export or zero rated supply. तो अगर इन केसेस में, अच्छा इसको हटा ही देते हैं, ये तो हमने अलग से लिख दिया। चलिए, एक्सपोर्ट गुड्स क्या होता है बताइए? Export goods means any goods which are to be taken out of India to a place outside India. Okay, means any goods which are to be taken out of India, which are to be taken out of India. कौन से goods? Which goods? आपकी फैक्ट्री में तो लाखों टीवी पड़े हुए हैं, क्या सारे टीवी एक्सपोर्ट गुड्स हैं? कब पता लगेगा एक्सपोर्ट गुड्स है? When they are identified for export, packed, sealed, packed and sealed to a place outside India. करेक्ट है? तो सिर्फ शिपिंग बिल फाइल करने से क्या है, गुड्स मान लिया गया एक्सपोर्ट हो गया, या फर्दर कंडीशन भी है?
सिर्फ शिपिंग बिल फाइल करना इसका मतलब द एक्सपोर्ट हैज स्टार्टेड बट इट विल गेट कंप्लीटेड व्हेन द गुड्स मूव्स आउटसाइड इंडिया. By simply filing shipping bill, goods do not become export goods. Further condition is that the goods should be taken to a place outside India. Correct है? Now, who is an exporter? Exporter कौन है? जीएसटी में सप्लायर कौन है? जीएसटी में सप्लायर कौन है? जो सप्लाई करता है. और एक्सपोर्टर कौन है? जो एक्सपोर्ट करता है. यही तो होगा और क्या. इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट करेगा वो शिपिंग बिल फाइल करेगा, यानी कि जो शिपिंग बिल फाइल करता है वही एक्सपोर्टर है. और शिपिंग बिल फाइल कौन कर सकता है? शिपिंग बिल फाइल कौन कर सकता है? जिसके पास आईईसी नंबर है. तो जिस आईईसी नंबर से फाइल कर रहे हैं आप शिपिंग बिल, दैट पर्सन इज द एक्सपोर्टर. यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, पर्सन ए इसके नाम पे हमने आईसी लिया हुआ है. ये पर्सन बी का एम्प्लॉई है. ये एम्प्लॉयर है, लेकिन एम्प्लॉयर अपने नाम पे आईसी नहीं ले रहा, पर्सन ए के नाम पे ले रहा है. ये एम्प्लॉई है. पीएन होगा, दरबान होगा, गार्डनर होगा, कुक होगा. इसका पॉसिबल है या नहीं? पर्सन भी जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, पर्सन ए के नाम पे आईसी लिया हुआ, इसी के नाम पे शिपिंग बिल फाइल करता है. बैंक अकाउंट खोल दिया है पर्सन ए के नाम पे, लेकिन इसका यूजर आईडी पासवर्ड सब अपने पास रखा हुआ है. बताइए पर्सन ए कौन है? हु इज द एक्सपोर्टर? पर्सन ए और पर्सन बी. पर्सन ए डमी है, करेक्ट. पर्सन ए इज ओनली डमी. हु इज द एक्सपोर्टर? पर्सन ए और बी. पर्सन ए इज द एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर तो यही है. बी इज द बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर. करेक्ट है. शिपिंग बिल में फाइल किया बेनामी टाइप, करेक्ट. शिपिंग बिल में फाइल किया कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा प्रोडक्ट ए, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 2%, लेकिन शिपिंग बिल में. लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया वो प्रोडक्ट सी था, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक 0 था. तो शिपिंग बिल में उसको प्रोडक्ट सी लिखना था, लेकिन लिखा प्रोडक्ट ए, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक 2% मिलना है. फ्रॉड किया या नहीं किया इसने? अगर फ्रॉड है तो कौन पकड़ाएगा? किसको पकड़ेंगे? पर्सन ए को पकड़ेंगे, वहीं तक पहुंच पाएंगे. अब जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तभी तो पर्सन बी तक पहुंचेंगे, बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर को या बेनिफिशियरी ओनर को. तो इन्होंने क्या किया? दे हैव चेंज द डेफिनेशन, मतलब दे हैव इंसर्टेड वन मोर डेफिनेशन. तो एक्सपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर एंट्री फॉर एक्सपोर्ट. एंट्री फॉर एक्सपोर्ट में वो क्या फाइल कर रहा होगा? शिपिंग बिल. एंड द टाइम व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड includes any owner, beneficial owner, or any person holding himself out to be an exporter. Beneficial owner has been inserted new section 2 subsection 3a, means any person on whose behalf the goods are being imported or exported, or who exercises effective control over the goods being imported or exported.
तो इफेक्टिव कंट्रोल हमारे एग्जांपल में एक्सरसाइज पर्सन बी कर रहा था, बी फॉर बेनिफिशियल, हाँ या ना? तो ये भी हो गया। अब एक सवाल उठता है, एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी है या नहीं है? एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी है या नहीं है? जनरली नहीं है, जनरली नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस दिन वो शिपिंग फाइल कर रहा था, मान लीजिए हम लोग ड्यूटी लग रही है, उस वक्त एक्सपोर्ट पे ड्यूटी थी 2%। जब पैकिंग और सीलिंग हुई तो ड्यूटी हो गई 3%। इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर में ड्यूटी हो गई 0%, एंट्री आउटवर्ड्स में 1%, डिपार्चर मैनिफेस्ट में 2%, डिपार्चर परमिशन में 3%। बताइए कौन सी ड्यूटी लगेगी? जिस दिन आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे, जिस दिन आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे वो वाली, या फिर जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा वो वाला, या फिर डिपार्चर मैनिफेस्ट के दिन वाला? ये डिपार्टमेंट असेसमेंट कब कर रहा होगा? डिपार्टमेंट असेसमेंट कब करता है? या डिपार्टमेंट लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब देगा? डिपार्टमेंट लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब देगा? आफ्टर वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। तभी तो गुड्स को वो स्टफ करके सील करेगा कंटेनर को। तो इट मींस दैट शिपिंग बिल में अगर 2% रेट था तो वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर 2% दे चुका होगा, हाँ या ना? और जब डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा होगा तो लेट एक्सपोर्टर, ये फाइनलाइजेशन है कि अब तो एक्सपोर्ट होके रहेगा। तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर यानी कि दिस विल बी द डेट which will be on this date whatever the rate of duty and valuation will apply. Yes or no? So this is as per section 16. This is as per section 16. Relevant date for export of goods. The rate of duty and tariff valuation applicable to any export goods shall be the rate and valuation in force in case of goods entered for export under section 50 on the date on which the proper officer makes an order permitting clearance and loading of the goods for exportation under section 51. यहाँ शिपिंग बिल वो फाइल करता है और 51 में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है, क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स। तो इन द केस ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50 यानी कि जिसने शिपिंग बिल फाइल किया उस गुड्स से रिलेटेड his relevant date will be on the date on which a proper officer makes an order permitting clearance and loading of the goods for exportation under section 51, that is let export order. Yes or no? In the case of any goods on the date of payment of duty, this provision of this section shall not apply to baggage and goods exported by post. इसके लिए अलग प्रोविजन है। अब देखिए आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट में वैल्यूएशन एफओबी वैल्यू पे होती है। जब आप कमर्शियल इनवॉइस रेज करते हैं तो डॉलर में रेज करते हैं, हाँ या ना?
लेकिन अगर एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आपको जीएसटी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, दैट विल बी इन रुपीज। यस, इस एफओबी वैल्यू को आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स तो इंडियन रुपीज में देना है, इसके बाद इस पर रेट अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो जब आप ये वाला जो आईएनआर है इसको किस एक्सचेंज रेट से आप कन्वर्ट करेंगे, और एक्सचेंज रेट किस दिन का होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होता है ये। तो सीबीआईसी मंथली बेसिस पे या एवरी 15 डेज एक एक्सचेंज रेट स्पेसिफाई करती है, फॉरेक्स रेट, फोर्टनाइटली। उसके बेसिस पे दिस एफओबी वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज। इन किस दिन का लेंगे, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का लेंगे या शिपिंग बिल का लेंगे? क्योंकि हो सकता है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और शिपिंग बिल में 15 दिन से ज्यादा का गैप हो, और इसको जब वो शिपिंग बिल फाइल कर रहा हो तभी उसको जीएसटी का भी इनवॉइस रेज करना है, उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे भी देनी है, हाँ या ना? तो इन्होंने क्या किया, बोला एक्सचेंज रेट तो हम शिपिंग बिल वाला लेंगे, एक्सचेंज रेट शिपिंग बिल वाला। एज पर थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 14 इज द वैल्यूएशन। जैसे सेक्शन 15 है जीएसटी में वैल्यूएशन, उसी तरह से कस्टम्स में सेक्शन 14 है, that such price shall be calculated with reference to the rate of exchange as in force on the date on which a bill of entry is presented under section 46 import करते वक्त, or a shipping bill of export is as the case may be presented under section 50। सही बात? तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के दिन आपको क्या देखना है, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, शिपिंग बिल में मैंने $400 लिख दिया, दिस इज माय एफओबी वैल्यू। शिपिंग बिल के डे में एक्सपोर्ट का जो रेट था वो 10% था, और सीबीआईसी का जो एक्सचेंज रेट था वो मान लीजिए 100 है, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन केस। मैं जब शिपिंग बिल फाइल कर रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना पेमेंट कर रहा हूँ, बताएंगे आप? $1 इक्वल टू 100 रुपीज, तो मैं 400 इंटू 100 कर दूंगा, और 10% इसमें लगा दूंगा, तो मैं ड्यूटी कितना दे रहा हूँ, 4000। दिस इज द वैल्यू in Indian rupees and this is the duty in Indian rupees, correct or not? अब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जिस दिन इश्यू हो रहा है उस दिन क्या होगा, वो दो चीज को क्वेश्चन करेगा, एक तो वैल्यू को और दूसरा रेट को। एक्सचेंज रेट को कुछ भी करेगा वो, एक्सचेंज रेट तो वही रखेगा, $1 इक्वल टू 100। मान लीजिए वो वैल्यू कहता है $400, आपने ओवर वैल्यूएशन किया है ताकि आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट ज्यादा मिल जाए, ये होना चाहिए $300, या अंडर वैल्यूएशन किया है ताकि फॉरेन एक्सचेंज कम लाना पड़े। इट विल डिपेंड कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मैं ओवर वैल्यूएशन करूंगा, अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में
अंडर वैल्यूएशन करूंगा, अलग से कैश ले लूंगा, कहीं और पैसा ले लूंगा, देयर मे बी सो मेनी फ्रॉड्स इन्वॉल्व। और रेट था 12%। तो अगेन वो क्या करेगा, $300 इंटू 100 कर देगा और 12% से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 3600 ड्यूटी बना देगा। सही बात। अब एक सीए फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ है छोटा सा, हमने तो बहुत डिटेल में बता ही दिया आपको। ये एक पार्ट पूछते हैं, हमने दोनों पार्ट बता दिया। कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स इज दिस $1,00,000, शिपिंग बिल प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 26 फरवरी। बताइए जिस दिन शिपिंग बिल प्रेजेंट हुआ उस दिन कौन सा क्या देखेंगे हम लोग? जिस दिन शिपिंग बिल प्रेजेंट हुआ उस दिन क्या देखेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट, सीबीआईसी वाला, आरबीआई वाला भी नहीं। और 26 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या दिया हुआ है? 26 फरवरी को 55। तो ये $1,00,000 इंटू 55 कर दूंगा मैं। तो हमारा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के दिन जो एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स होगा वो 55 लाख होगा। हाँ या ना? प्रॉपर ऑफिसर पास ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ऑन 4 मार्च। तो बताइए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ 4 मार्च को, इस दिन मैं क्या देखूंगा? रेट देखूंगा। तो 4 मार्च को रेट था 8%, तो 8% से मल्टीप्लाई कर दूंगा 55 लाख को, 4,40,000 आ जाएगा। हाँ या ना? लेकिन इसने शिपिंग बिल के बेसिस पे इसने जो 10% दिया होगा 2% का रिफंड क्लेम करेगा। सही बात। और ये चेंजेस कब आते हैं? बजट के समय, इसीलिए उन्होंने डेट बड़ा अच्छा लिया हुआ 26 फरवरी 4 मार्च। सही बात। चलिए, तो वी कंप्लीटेड एक्सपोर्ट और उससे रिलेटेड रिलेवेंट डेट। अब इंपोर्ट करते हैं आपके साथ। ना इंपोर्ट कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा, वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आपको पूरा सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले अराइवल मैनिफेस्ट वेसल या एयरक्राफ्ट का। अराइवल मैनिफेस्ट जमा करवाने के बाद वो अराइवल ऑफ द कन्वेंस, और अराइवल मैनिफेस्ट के साथ पैसेंजर मैनिफेस्ट प्लस एंट्री इनवर्ड्स की परमिशन, ये सब भी है, लेकिन वो हमने लिखा नहीं है जानबूझ के। करेक्ट है। फिर कन्वेंस आ जाएगा, एंट्री इनवर्ड्स, गुड्स अनलोड हो गए कस्टम्स एरिया में। करेक्ट है। जैसे ही कस्टम्स एरिया में गुड्स अनलोड हो गए, किसके कस्टडी में है गुड्स? इन द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन। और इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा होगा। ये बिल ऑफ एंट्री वो किसी भी पॉइंट पे फाइल कर सकता है। बिफोर अराइवल 30 डेज, आफ्टर अराइवल 30 डेज। सही बात। तो मैं यहां पर अगर बॉक्स बना के लिख देता हूं बिल ऑफ एंट्री, करेक्ट। बिल ऑफ एंट्री के साथ ही पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर देगा।
या लेट भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, इंटरेस्ट देगा। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा, अराइवल मैनिफेस्ट ऑफ बिल ऑफ एंट्री के साथ असेसमेंट करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स देगा और आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर इशू कर देगा सेक्शन 47 में। सही बात। ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली होगा और एक गेट पास भी इशू कर देगा उसको। मुझे एक बात बताइए, गेट पास इशू होने का मतलब क्या मैं ये गुड्स को वाकई में, ये जो कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया है यानी कस्टम्स एरिया में, ये कस्टम एरिया है, यहाँ गेट होगा, इस गेट पे मैं कस्टम डिपार्टमेंट भी गेट पास देखता है और कस्टोडियन भी गेट पास देखता है, दोनों को मैं दिखला के गुड्स को बाहर ले जा सकता हूँ, हाँ या ना? अब गेट पास जिस दिन मिला उसी दिन मैं कस्टम एरिया से बाहर ले जाऊं, ऐसा जरूरी है? जरूरी नहीं है, करेक्ट है। अब मैं, तो गुड्स आर लाइंग स्टिल इन कस्टम्स एरिया इवन इफ आई एम गेटिंग द गेट पास, क्योंकि मेल से आएगा, मैं अगले दिन जाऊंगा लेने, करेक्ट है। अब इस, अब एक बात बताइए मुझे, गुड्स अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, व्हेन डज इंपोर्ट स्टार्ट्स? इंपोर्ट स्टार्ट कब माना जाएगा? When the vessel enters the territorial waters of India, करेक्ट। यानी कि जैसे ही वेसल 200 नॉटिकल माइल पे एंटर करेगा, हम लोग मान लेंगे कि इंपोर्ट हैज स्टार्टेड। तो जैसे ही इस पॉइंट पे एंटर किया, इंपोर्ट हैड स्टार्टेड, और जब तक वो वाटर में है, इंडियन वाटर में है, तब तक इंपोर्ट चलता रहेगा, हाँ या ना? कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट कब होगा? इंपोर्ट कंप्लीट कब होगा? जब गेट पास मिल जाए या गेट पास से लेके इसको बाहर ले जाए, क्रॉसेस द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया, वेयर हाउस में रख दिया तो इंपोर्ट चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा। बताइए। बोला जब तक वो क्रॉसेस द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया नहीं होगा तब तक इंपोर्ट चलता रहेगा, यानी कि इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इंपोर्ट इज देयर। तो इंपोर्ट स्टार्ट कब होगा? व्हेन इट एंटर्स द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, या 200 नॉटिकल माइल, इस दिन एंटर हुआ, यहाँ फिर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, जैसे ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंटर हुआ, अब इस वेसल पे जितना भी गुड्स लोडेड है, उन गुड्स को हम लोग क्या नाम दें? कैन वी से दे आर इंपोर्टेड गुड्स एंड ड्यूटेबल गुड्स? दे आर ऑल इंपोर्टेड एंड ड्यूटेबल गुड्स। और मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया और ड्यूटी पे कर दी, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, ड्यूटी पे कर दी, अब ये कौन से गुड्स बन गए? ड्यूटी पे करने के बाद, पेमेंट ऑफ ड्यूटी के बाद, नाउ दे आर ओनली इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि ड्यूटी आप पे कर चुके हैं, इट इज ओनली इंपोर्टेड गुड्स, करेक्ट। जब मुझे गेट पास मिल गया है, अब मैं बाहर ले जा सकता हूं, तो नाउ इट इज नॉट एन इंपोर्टेड गुड्स। सही बात। अब इंपोर्ट के डेफिनेशन में क्या लिखा होगा, जरा बताएंगे आप? इंपोर्ट के डेफिनेशन में क्या लिखा होगा, और इंपोर्टर के डेफिनेशन में क्या लिखा होगा? तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर ले जाना, तो इट इज बेसिकली, एक्सपोर्ट इज ए प्रोसेस, इंपोर्ट इज ऑल्सो ए प्रोसेस, बाहर से इंडिया लेके आना। सही बात है या नहीं है?
The imports with its grammatical variations and cognate expressions means bringing into India from a place outside India. इंडिया लेके आना कहां से? इंडिया के बाहर से। और आईजीएसटी में भी सेम डेफिनेशन है। गार्डन सिल्क्स 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस, import of goods into India would commence when the same crosses into the territorial waters of India. It continues till it reaches customs barrier and bill of entry for home consumption is filed. Home consumption means goods becomes part of the mass of goods within the country. Goods are brought to town. करेक्ट है? इंपोर्टेड गुड्स, ये सवाल हम लोग बाद में करेंगे शॉर्ट लैंडिंग का। इंपोर्टेड गुड्स, imported goods means any goods brought into India from a place outside India but does not include goods which have been cleared for home consumption. तो हमने आपको यही बताया कि होम कंजम्पशन के लिए वेयर हाउस के लिए क्लियर करेंगे तो इट इज एन इंपोर्टेड गुड्स, इन होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करेंगे तो इट इज नॉट एन इंपोर्टेड गुड्स, और गेट पास मिल गया तो इट इज नॉट एन इंपोर्टेड गुड्स। सही बात? थैंक यू राजू। तो इंपोर्टेड गुड्स मींस एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। बताइए मुझे एक बात बताइए, अराइवल मैनिफेस्ट में इस गुड्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है। अराइवल मैनिफेस्ट में आपको जितने भी कंटेनर की डिटेल, स्टोर्स की डिटेल, क्रू मेंबर्स के गुड्स की डिटेल वो सब होता है। क्या मैं ये कहूंगा कि वो जितने भी गुड्स, इवन पर्सनल गुड्स विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्टेड गुड्स? यस और नो? यस, यस, इवन पर्सनल गुड्स विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्टेड गुड्स। इन ड्यूटी पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पर्सनल गुड्स स्टोर्स पे ड्यूटी पे करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ स्टोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि तेल का कंजम्पशन तो इंडिया में ही हो रहा है, बाहर से तेल ले आया, इंडिया में कंज्यूम हो रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टोर्स, विल रीड दैट। तो बट दे आर इंपोर्टेड गुड्स from a place outside India but does not include goods which have been cleared for home consumption. Now, goods in transit are not imported goods which remains in the conveyance. They can, इसको हम लोग हटा ही देते हैं। Goods in transit are imported goods or not? ये मुझे लगता है हमने गलत लिखा। Goods in transit are imported goods or not? Which remains in board on the conveyance. They are imported goods, but they can be cleared without payment of duty. यही तो हमने पढ़ा था। Yes or no? अरे बोलिए। Yes, they are all. In fact, जितने भी गुड्स आए वो अराइवल मैनिफेस्ट में कोई गुड्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो वेसल में वो गुड्स मिला उसको, लेकिन बट दे आर नॉट रिटन इन अराइवल मैनिफेस्ट। इज इट इंपोर्टेड गुड्स और नॉट? यस, इट इज एन इंपोर्टेड गुड्स। तो आपका इंटेंशन क्या है? अच्छा, समुद्र में तैरते तैरते कोई गुड्स आ गया अपने आप, इज इट इंपोर्टेड गुड्स और नॉट? They are all imported goods. The imported goods means any goods brought into India from a place outside India, but does not include goods which have been cleared for home consumption. Coastal goods are not imported goods, क्योंकि मुंबई पोर्ट से कोची पोर्ट जा रहा है तो इट इज ए कोस्टल गुड्स। सही बात। अब इंपोर्टर का डेफिनेशन वैसे ही है जैसे एक्सपोर्टर का डेफिनेशन है। इंपोर्टर कौन? जिसके पास आईसी नंबर, जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। और बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा?
बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? अब जंप मत कीजिएगा, आईसी मत बोलिएगा, मैं आईसी नहीं चाहिए। हाँ, इंपोर्टर वो जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? अरे आप तो वही बोल रहे हैं, इंपोर्टर कौन? जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर। तो हम लोग तो सर्कुलर चल रहा है, बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। ओहो, सीएचए। सीएचए को कौन ऑथराइज करेगा? आप इंपोर्टर मत कह दीजिएगा, अब इंपोर्टर ही कह दिया आप। जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स होगा, है ना, वही तो इंपोर्टर है, वही बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, वही ऑथराइज करेगा कस्टम हाउस एजेंट को। एंड इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर। सही बात। अब आइए, रिलेवेंट डेट। किस डेट को रेट ऑफ ड्यूटी, किस डेट का रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यू? बताइए, रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यू किस डेट का? फॉरेन एक्सचेंज का तो पता ही है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो हमने पढ़ ही लिया। जिनेश जी सिंह आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, बाकी लोग? आउट ऑफ चार्ज बिल ऑफ एंट्री ओनली। देखिए, ये बिल ऑफ एंट्री ही है, फॉरेन एक्सचेंज भी बिल ऑफ एंट्री, रेट भी बिल ऑफ एंट्री, और और वैल्यू भी बिल ऑफ एंट्री, तीनों यही है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। बिल ऑफ एंट्री आपने अराइवल ऑफ द वेसल से पहले फाइल कर दिया है, बिल ऑफ एंट्री अगर आपने अराइवल ऑफ द वेसल से पहले फाइल कर दिया तो ये माना जाएगा बिल ऑफ एंट्री हैज बीन फाइल्ड ऑन द डेट ऑफ द अराइवल ऑफ कन्वेयंस। यस और नो? आया? फिर से, अब अगर बिल ऑफ एंट्री हैज बीन फाइल्ड बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल, देन इट विल बी डीम्ड दैट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड ऑन द डेट ऑफ अराइवल ऑफ द कन्वेयंस। फिर रेट ये वाला, वैल्यू इस डेट वाला, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज तो बिल ऑफ एंट्री वाला ही होगा। सही बात। अब यहां पर कहानी वहीं आ जाएगी। क्या कहानी आएगी? ये अराइवल है। अगर बिल ऑफ एंट्री आप अराइवल के बाद फाइल करते हैं तो एफएक्स ये वाला, रेट ये वाला, और वैल्यू भी ये वाला। फिर आपका आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर देगा, ओ आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, ओओसी, और सब कुछ ठीक पाता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट, रेट, वैल्यू, तो आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर दे देगा। लेकिन अगर बिल ऑफ एंट्री आपने यहां फाइल किया है अराइवल से पहले, तो फॉरेन एक्सचेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट और वैल्यू, मान लीजिए रेट 10%, वैल्यू मान लीजिए 1 लाख। फॉरेन एक्सचेंज ऑलवेज ऑन डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। अब अराइवल के दिन रेट हो गया 12%, वैल्यू 1 ही लाख है। आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर जब वो देगा तो असेसमेंट करके वो 12% का रेट लगा के आपसे 2% एक्स्ट्रा मांग लेगा।
हाँ या ना? सही बात। रिलेवेंट डेट। अच्छा एक बात बताइए, अराइवल से पहले आप अराइवल मैनिफेस्ट वेसल और एयरक्राफ्ट वाले फाइल करते हैं, लेकिन लैंड से अगर आ रहा है तो अराइवल के बाद ही फाइल करना होता है बिल ऑफ एंट्री। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यस यस करेक्ट। अगर लैंड से आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री आप अराइवल के बाद ही फाइल करेंगे, हाँ या ना? तो वहां तो कोई चक्कर ही नहीं है लैंड से। अब वापस आते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। रिलेवेंट डेट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, rate of duty and tariff valuation applicable to any imported goods shall be the rate and valuation in force in the case of goods entered for home consumption under section 46 on the date on which a bill of entry in respect of such goods are presented under that section। करेक्ट है? तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करेंगे उस दिन का इफेक्ट्स, उस दिन का रेट, उस दिन का वैल्यू। इन द केस ऑफ गुड्स, अच्छा पहले मैं इसका फिर इसका एक्सेप्शन बनाया गया, ये रहा। Provided that if bill of entry has been presented before the date of entry inwards of the vessel or the arrival of the aircraft or the vehicle by which the goods are imported। हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी? एंट्री इनवर्ड्स है, देखिए सारा हमने कैलकुलेशन, ये एंट्री इनवर्ड्स है क्या? बिफोर द डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ऑफ द वेसल or arrival this shall be deemed to have been presented on the date of such entry inwards or the arrival as the case may be। अरे बाप रे, थोड़ा सा भूल हो गया। चलिए, तो ये जो हमने बनाया बताया, मान लीजिए एयरक्राफ्ट का था, और वेसल के केस में एंट्री इनवर्ड्स का, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एंट्री इनवर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, वेसल में एंट्री इनवर्ड्स की जरूरत होती है। तो जिस दिन एंट्री इनवर्ड्स होगा उस दिन का रेट, उस दिन का वैल्यू लेंगे इफ बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड बिफोर एंट्री इनवर्ड्स। सही बात। अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वेसल के केस में if the bill of entry is filed before entry inwards, वेसल के केस में if the bill of entry is filed before entry inwards, entry inwards से पहले, तब रेट एंड वैल्यू एंट्री इनवर्ड्स वाला लेंगे। सही बात। और एयरक्राफ्ट के केस में इफ बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड बिफोर अराइवल ऑफ द कन्वेंस, तो ये वाला लेंगे, रेट एंड वैल्यू। और लैंड के केस में ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री वाला। करेक्ट है? चलिए, प्रोवाइडेड दैट, ये तो हो गया। अब ना इफ द गुड्स आर सेंट फॉर वेयर हाउस, तब वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट पता है आपको? कस्टम्स एरिया, इसको हम लोग कहते हैं कस्टम्स वेयर हाउस। तो गुड्स यहां से चला और वेयर हाउस में पहुंच गया। वेयर हाउस से या तो आप फिर से एक्सपोर्ट कर देंगे, तब तो ड्यूटी का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वेयर हाउस से अगर आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हैं, तो जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे उस दिन का रेट और वैल्यू लगेगा। इन द केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर होम वेयर हाउस अंडर सेक्शन 68, द डेट ऑन विच अ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंटेड अंडर दैट सेक्शन। करेक्ट है? ना इन द केस ऑफ एनी अदर गुड्स, बेसिकली स्मगल्ड गुड्स, तो जिस दिन आपको ड्यूटी पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा असेसमेंट बाय प्रॉपर ऑफिसर। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट।
सही बात। अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेवेंट डेट इन केस ऑफ इंपोर्ट बाय सी। देखिए, पर्सन इन चार्ज, अराइवल ऑफ द शिप 7 अगस्त को आया, ये फर्स्ट केस है, ये दूसरा केस है। अराइवल मैनिफेस्ट उसको पहले फाइल करना होता, तो 5 अगस्त को उसने अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, करेक्ट है। और इसी दिन एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ड भी फाइल कर दिया, और एंट्री इनवर्ड का परमिशन उसको 9 अगस्त को मिला। अब इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है 13 अगस्त को, यानी कि एंट्री इनवर्ड्स के बाद। मतलब रेट, वैल्यू और फॉरेन एक्सचेंज किस डेट का देखेंगे, एंट्री इनवर्ड्स वाला या बिल ऑफ एंट्री वाला? बिल ऑफ एंट्री वाला, दैट इज 13 अगस्त, और फॉरेन एक्सचेंज भी 13 अगस्त। सही बात है। अब सेकंड केस में क्या होता है कि वो बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड से पहले फाइल कर देता है और अराइवल मैनिफेस्ट से भी पहले फाइल करता है। अब क्योंकि सी से है, अब मैं रेट एंड वैल्यू किस दिन का देखूंगा? नाइन्थ अगस्त एंट्री इनवर्ड्स वाला, एंट्री इनवर्ड्स की डेट है 9 अगस्त, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किस दिन का देखूंगा? बिल ऑफ एंट्री वाला, दैट इज 2 अगस्त। सही बात। अब अगर एयर से आता है तो एंट्री इनवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किस चीज का कॉन्सेप्ट आएगा? अराइवल ऑफ शिप का। अब देखिए, अराइवल ऑफ शिप है 7 अगस्त, बिल ऑफ एंट्री और अराइवल मैनिफेस्ट 5 अगस्त, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है 13 अगस्त। बताइए किस डेट का रेट, वैल्यू और फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे? बिल ऑफ एंट्री 13 अगस्त, लेकिन अगर वो अराइवल ऑफ शिप से पहले ही वो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता है, देखिए, provided that if a bill of entry has been presented before the date of entry inwards of the vessel or the arrival of the aircraft or the vehicle, तो मैं ये पहले फाइल हो गया तो अराइवल ऑफ, यहाँ एयरक्राफ्ट आएगा, अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट जिस दिन आया यानी कि 7 अगस्त, उस दिन का रेट और वैल्यू देखेंगे और फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे 2 अगस्त का। सही बात। व्हीकल के केस में भी एंट्री इनवर्ड्स नहीं होता है। व्हीकल के केस में पहले व्हीकल आएगा, उसके बाद वो इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री भी उसके बाद ही फाइल करेगा। दो लॉ में लिखा हुआ कि पहले भी फाइल कर सकता है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, असेसमेंट ही नहीं होगा। 13 अगस्त, तो 13 अगस्त का ही रेट वैल्यू, 13 अगस्त का ही फॉरेक्स। सही बात। दूसरा केस हमने बनाया हुआ है थियोरेटिकली, अगर वो पहले फाइल करता है अराइवल ऑफ व्हीकल से, तो असेसमेंट करके ड्यूटी दे चुका होगा, सेल्फ असेसमेंट करके। लेकिन रेट एंड वैल्यू इस दिन का देखेंगे 7 अगस्त वाला, और फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे 2 अगस्त वाला। सही बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर कस्टोडियन के कस्टडी से गुड्स पिल्फर्ड होता है, तब रिलेवेंट डेट क्या है? नहीं दिनेश जी, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एन अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट।
ठीक है, तो हमने बेसिकली ये 2 चैप्टर एक साथ मिला के किया है, डेफिनेशंस और रिलेवेंट डेट। इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट एटसेट्रा, और कुछ और डेफिनेशन है। ठीक है, खास नहीं है डेफिनेशन, तो हम लोग मंडे करते हैं, क्या कहते हैं, और एमसीक्यू भी कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, और जिसने भी गूगल वो वाले में रिव्यू नहीं किया प्लीज कर दें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अमित जी कुछ कह रहे हैं आप? ओके बाय।